नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। अगले आधे घंटे रहिए हमारे साथ और बचाइए अपना टैक्स। आपके अपने शो में जहां हम देते हैं टैक्स से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब, वो भी सरल और सहज अंदाज में। आज का शो भी कुछ खास है क्योंकि हम आज सुलझाएंगे आपकी प्रोविडेंट फंड से जुड़ी सारी उलझने। तो तैयार हो जाइए गुरु मंत्र पाने के लिए टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया जी से। जी हाँ, इनसे तो हम ढेर सारी बातें करेंगे, ढेर सारे सवाल पूछेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि टैक्स गुरु में आज हम किन टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। टैक्स गुरु से समझेंगे कि प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर अधिकतम कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है जो कि कर्मचारी की इनकम से नहीं जोड़ी जाए। सुलझाएंगे एक दर्शक की उलझन कि पीएफ विड्रॉल की अर्जी देने के बाद अगर कोई रकम निकालना नहीं चाहता है तो क्या ऑप्शन है उसके पास। और टैक्स गुरु से जानेंगे पीएफ अकाउंट ट्रांसफर करना क्यों है टैक्स के लिहाज से बेहतर विकल्प। साथ ही है पीएफ से जुड़े आपके भी ढेरों सवाल जिनके जवाब देंगे टैक्स गुरु। टैक्स गुरु से शुरुआत करते हैं इस सवाल के साथ कि सर, प्रोविडेंट फंड में एक एम्प्लॉयर का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कितना हो सकता है जो कि किसी एम्प्लॉय के सैलरी से नहीं जुड़े। मेरे ख्याल से आप और हमारे सभी दर्शक चाहेंगे तो यही कि ज्यादा से ज्यादा रुपया हमारा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर दे प्रोविडेंट फंड में। ये तो हुई हमारी इच्छा। पर दोस्तों, इनकम टैक्स कानून के अंतर्गत आपका एम्प्लॉयर मैक्सिमम 12% ऑफ द सैलरी कंट्रीब्यूट कर सकता है जब तक इस राशि के कंट्रीब्यूशन तक इनकम टैक्स बिल्कुल नहीं लगेगा। इसका सीधा मतलब ये हो गया कि अगर आपका एम्प्लॉयर 12% सैलरी से ज्यादा कंट्रीब्यूट करे प्रोविडेंट फंड में तो उस राशि पर आपको देना पड़ेगा इनकम टैक्स। तो समझ लीजिए कितना कंट्रीब्यूशन करना है आपके एम्प्लॉयर को। कई बार यह भी प्रश्न उठता है जब सैलरी की बात है 12% ऑफ द सैलरी, तो सैलरी कौन सी वाली इनकम। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस पर्पस के लिए सैलरी में आपका डियरनेस अलावेंस इंक्लूड हो जाएगा अगर आपके टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऐसे हैं तो, अन्यथा अन्य परक्विजिट्स वगैरह नहीं जोड़ी जाएगी। चलिए, ये तो एम्प्लॉयर के पीएफ कंट्रीब्यूशन की बात हुई जो कि आपके सैलरी का 12% तक होना चाहिए। अब लेंगे आपके सवाल और सबसे पहले शुरू करेंगे दिल्ली से देवेंद्र कुमार जी के ईमेल के साथ। देवेंद्र ने 4 साल तक एक कंपनी में काम किया है, अब नई नौकरी में है जहां वो सेंट्रल प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उन्हें पता चला है कि ईपीएफ का पैसा सीपीएफ में ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसलिए इन्होंने ईपीएफ का पैसा निकाल लिया है जिस पर कंपनी ने टैक्स काटा है। जानना चाह रहे हैं कि क्या ईपीएफ की रकम पर टैक्स लगता है, यानी इनके एम्प्लॉयर ने जो कदम उठाया है इनके पूर्व एम्प्लॉयर ने, वो सही है या नहीं। वैसे तो ये थोड़ा आश्चर्य लग रहा है, प्राइवेट नौकरी छोड़ के गवर्नमेंट नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, देश के लिए कल्याण के काम करेंगे आप। अब आइए टैक्स की बात। जहां आप प्राइवेट सर्विस कर रहे थे और चूंकि आपकी सर्विस 5 साल से कम थी, एम्प्लॉयर ने पैसे आपको पीएफ से विड्रॉ करके दे दिए, उस पर टैक्स काट लिया, जो बिल्कुल ठीक है। जी हाँ दोस्तों, आप भी ध्यान रखिएगा, एक दूसरी तीसरी ऐसे नौकरी एक के बाद एक छोड़ते जाते हैं, छोड़ना चाहते हैं, करो अपनी मर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर ध्यान रखिएगा, 5 साल से कम अगर अमाउंट आपने डिपॉजिट किया हुआ है प्रोविडेंट फंड अकाउंट में, निकालेंगे अगर उसे, तो उस पे टैक्स तो देना ही पड़ेगा। तो यानी देवेंद्र जी, आपके एम्प्लॉय ने सही कदम उठाया क्योंकि आपने 5 साल से कम समय के लिए वहां काम किया था, इसलिए आपका टैक्स कटा है। और अब पीएफ से पैसा विड्रॉ करें या ना करें, ये है सबसे बड़ा सवाल हैदराबाद के अमित छतर के सामने। और अपनी समस्या के साथ खुद अमित शामिल हो रहे हैं फोन लाइन पर। अमित जी नमस्ते, पूछिए लखोटिया जी से अपना सवाल। नमस्ते प्रियंका। एक्चुअली मैं पहले बैंगलोर में वर्क करता था एक प्राइवेट कंपनी में, जहाँ पे कि मैंने पीएफ में कंट्रीब्यूशन करा। आई वर्क देयर अराउंड 2.5 ईयर। मैंने 2.5 साल तक काम करा वहाँ पर। उसके बाद में मैं हैदराबाद शिफ्ट हुआ हूँ, जो कि आंध्र प्रदेश में। जैसे कि मेरा स्टेट चेंज हुआ, आई गॉट की पीएफ ट्रांसफर विल टेक सो लॉन्ग टाइम, इसलिए मैंने पीएफ विड्रॉल के लिए एप्लीकेशन लगाया। बट जैसा टैक्स गुरु ने बताया कि 5 साल से पहले अगर मैं विड्रॉल करता हूँ तो वो टैक्सेबल इनकम में आता है। क्या मैं उस जो मैंने एप्लीकेशन लगा चुका हूँ विड्रॉल की, क्या मैं उसको किसी तरह से कैंसिल करा के अपने नए पीएफ अकाउंट में मनी ट्रांसफर कर सकता हूँ? अगर हाँ तो कैसे मुझे करना है? अगर नहीं तो क्या मैं टैक्स बचा सकता हूँ उस पैसे पे? बहुत बहुत अच्छा सवाल है, अच्छी बात है। टैक्स गुरु के कार्यक्रम से एक ऐसा पॉइंट पिछले दिनों आपको मिला जिससे सारे भारत के हजारों लाखों व्यक्ति टैक्स बचा पाएंगे, पर्टिकुलरली वेतनभोगी कर्मचारी जो नौकरी एक छोड़ के दूसरी ज्वाइन करते हैं। आपने भी यही किया, पर कोई बात नहीं, आपने एप्लीकेशन दे दी प्रोविडेंट फंड के कमिश्नर के ऑफिस में विड्रॉवल की,
तुरंत नया लेटर उनको दे दें विड्रॉइंग योर एप्लीकेशन। और मेरा पूरा मानना है, पूरा भरोसा भी है मुझे कि प्रोविडेंट फंड के ऑफिस में काफी सारे ढेर सारा पेंडिंग वर्क है, मुझे अभी पता चला। उसका फायदा आपको मिल सकता है क्योंकि आपका प्रोसेसिंग अभी नहीं हुआ तो आपकी एप्लीकेशन विड्रॉवल की मिल जाएगी उनको, तो आपके अकाउंट के विड्रॉवल पेमेंट का कार्यक्रम वो स्थगित कर देंगे, जिससे आपका टैक्स बच जाएगा। और आप क्या करें, आप नए एम्प्लॉयर की डिटेल्स उनको दे दें, फॉर्म नंबर 13 भर के दे दें और रिक्वेस्ट करें कि मेरा पैसा विड्रॉवल नहीं चाहिए बल्कि मेरा पैसा मुझे चाहिए ट्रांसफर टू द न्यू अकाउंट जहां पर मैं एम्प्लॉयड हूं। तब आपका टैक्स बिल्कुल नहीं लगेगा, बचत ही बचत। यानी अमित जी का ये सोचना कि ट्रांसफर कर लें यही सही कदम होगा, और रास्ता भी बता दिया लखोटिया जी ने कि आप ट्रांसफर किस तरह से कर सकते हैं। पहली अर्जी को खारिज कीजिए, नई अर्जी दीजिए, फॉर्म नंबर 13 भरिए और ट्रांसफर कीजिए। मुंबई से किरण अखावे जी का ईमेल है। किरण कर्मचारी प्रोविडेंट फंड से जुड़े टैक्स के नियमों के बारे में लखोटिया जी से जानकारी चाहती हैं। वाह भाई, छोटा किरण जी छोटा सवाल पूछा पर लंबा इसका जवाब कम से कम कई घंटे लग जाएंगे, पर संक्षेप में बताते हैं आपको। जो सरकारी कर्मचारी है वो तो लागू होता है उनके लिए प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925, कुछ नहीं करना, बिल्कुल रिकॉग्नाइज है, अलग कोई परमिशन नहीं। किंतु अन्य लोग जो काम कर रहे हैं उनके लिए लागू होता है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। और जनरली 20 या उससे अधिक व्यक्ति काम करते हैं तो प्रोविडेंट फंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं एम्प्लॉयर और अप्रूवल ले सकते हैं प्रोविडेंट फंड कमिश्नर से। साथ ही साथ इनकम टैक्स विभाग से, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से अप्रूवल लेना जरूरी है, नहीं तो टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और दोस्तों आपको बतला देते हैं एक बहुत ही शानदार वेबसाइट, फायदा ही फायदा, ढेर सारे सवालों के जवाब मिलेंगे उसमें, www.epfindia.nic.in। और एक और बात ध्यान रखना है, ढेर सारी प्रॉब्लम आपकी तो आप वेबसाइट देख के एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इंटरनेट ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम, लंबा नाम पर फायदा आपका ही, संक्षेप में इसका नाम है EPFIGMS। जी हां, वेबसाइट पे आप खोल के अपनी कंप्लेन रजिस्टर करेंगे, तुरंत फायदा मिलेगा, जल्दी जवाब आपको मिलेगा। चलिए, उम्मीद करते हैं लखोटिया जी ने जिन वेबसाइट्स के बारे में बताया उनसे आप बिल्कुल फायदा उठा सकें। इसी के साथ वक्त है ब्रेक का, देखते रहिए टैक्स गुरु। आगे जानेंगे प्रोविडेंट फंड में अधिकतम कितना ब्याज इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रहता है। साथ ही प्रोविडेंट फंड से जुड़े आपके भी ढेरों सवाल, तो वापस आइए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आज टैक्स गुरु में हम जवाब दे रहे हैं प्रोविडेंट फंड से जुड़े सभी सवालों का और प्रोविडेंट फंड से जुड़ी क्लैरिटी दे रहे हैं टैक्स गुरु हमें अपने इस शो में। आज लखोटिया जी से समझते हैं कि सर, प्रोविडेंट फंड में अधिकतम ब्याज कितना होगा जो कि इनकम टैक्स से बाहर रहेगा? हाँ, इच्छा तो हमारी है ज्यादा से ज्यादा ब्याज मिल जाए और टैक्स भी नहीं लगे। पर दोस्तों ध्यान रखना, ब्याज के बारे में बात करते एग्जम्प्टेड ब्याज प्रोविडेंट फंड से कल, आज और कल, कौन से वाले दिन की? अगर बीते कल की बात करें तो हम पाएंगे पहले 9.5% एग्जम्प्ट था, उसके पहले 10% एग्जम्प्ट था, उसके पहले 12% ब्याज तक एग्जम्प्ट था। और आज की बात करें तो आज केवल 8.5% ब्याज प्रोविडेंट फंड से अगर हमको मिले वही एग्जम्प्टेड है, उससे ज्यादा मिले तो टैक्स लगेगा। आने वाले समय का क्या होगा, कल का, आने वाले कल का, उसके लिए इंतजार करते रहिए और समय समय पर सरकार बदलाव करती है, हम आपको बतलाते रहेंगे, फिर आपको पता चलेगा कितना एग्जम्प्ट होगा आने वाले कल का ब्याज। चलिए, आने वाले कल के ब्याज का तो इंतजार रहेगा, क्या लेवल पे रहते हैं, पर अब सीधा सवालों का रुख करेंगे। उन्हें इंतजार नहीं करवाते जिनके पास सवाल है। प्रोविडेंट फंड के विड्रॉल को लेकर गुड़गांव के हिमांशु गहलोत थोड़ा सा उलझ गए हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर है। हिमांशु जी, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप प्रोविडेंट फंड के बारे में? हेलो लखोटिया जी, नमस्ते, मैं हिमांशु बोल रहा हूँ। बोलो जी हिमांशु जी, बोलो। सर, मैं जॉब कर रहा हूँ गुड़गांव में। इससे पहले 3 साल मैंने एक और कंपनी में जॉब की है, परवाणु में, हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो वहाँ पर मैंने अपने प्रोविडेंट फंड को निकलवाने के लिए एप्लीकेशन दी है और एम्प्लॉयर के थ्रू ही दी है एप्लीकेशन। हाँ जी। तो मेरे को ये पूछना है कि ये जरूरी है कि मुझे अगर प्रोविडेंट फंड निकलवाना है तो एम्प्लॉयर के थ्रू ही जाना पड़ेगा? नहीं, कोई ऐसी जरूरत नहीं है।
आप जो फॉर्म है निकालने के लिए फॉर्म रेलेवेंट जो भी फॉर्म है उसको सिग्नेचर करके एम्प्लॉयर का काउंट असाइन करा के प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के ऑफिस में जमा करा दें। अलग अलग जगह की इसकी सारी डिटेल्स आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट जिसकी डिटेल हमने अभी अभी आपको बतलाई उसमें देखें। किसी प्रकार की समस्या होने का मुझे नहीं लगता अंदाज। चलिए, यानी हिमांशु जी डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सचिन गुप्ता जी क्या परेशानी लेते हैं। पुणे में ये एक एमएनसी में काम करते हैं, अपनी पीएफ की रकम निकालना चाहते हैं, लेकिन उनकी कंपनी उन्हें इसमें मदद नहीं कर रही है। सचिन जानना चाह रहे हैं, जैसा हिमांशु जी का सवाल था कि क्या कोई तरीका है जिससे वो कंपनी की मदद के बगैर ही पीएफ की रकम निकाल लें। हाँ, तरीका तो है भैया, आपके पैसे आपको मिलने हैं, उसमें क्या तकलीफ है कंपनी को। और कंपनी अगर परेशानी भी करेगी ऐसा मुझे नहीं लगता। आपकी तरफ से ही कई फॉर्मेलिटी तो नहीं है कंप्लीट करने में कोई बाकी, जैसे रेलेवेंट फॉर्म पूरा पैसा निकालना है तो हमें फॉर्म नंबर 19 भर के जमा देना है एम्प्लॉयर को, या दे दें प्रोविडेंट फंड के ऑफिस में। किसी प्रकार की समस्या मुझे नहीं लगती। आप बिना कंपनी के मदद के भी पैसे निकाल सकते हैं। आखिर पैसा आपका आपको मिलेगा, कंपनी का उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अब लेते हैं श्याम कुमार जी का सवाल। इन्होंने 2 महीने पहले पीएफ की रकम निकालने के लिए अप्लाई किया हुआ है। इनका पीएफ अकाउंट राजकोट ब्रांच में है। विड्रॉल फॉर्म में उन्होंने जिस अकाउंट की जानकारी दी है वो इनके और पत्नी के नाम से जॉइंट है। पिछली कंपनी के एचआर से इन्हें बताया गया है कि उस अकाउंट का डिटेल दें जो कि आपके नाम से हो। श्याम फिलहाल मनीला में हैं और अगले साल जुलाई में वापस आएंगे। उन्हें पैसों की जरूरत है। अब श्याम जी क्या करें, दुविधा में हैं। कोई तकलीफ नहीं श्याम जी, पढ़ाई कर रहे हो मनीला में, पढ़ के वापस आओ, फिर ज्यादा कमाओ यहाँ। और अब आपकी समस्या पैसे निकालूं कैसे निकालूं, कोई तकलीफ इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज हैं। आप अपना फॉर्म कम से कम विड्रॉवल का फॉर्म जमा दे दें और फिर जो आए उनके यहां से कोई रिक्विजिशन या क्लैरिफिकेशन वो कंप्लायंस कर दें। अगर वो चाहते हैं कि आप ऐसे आपके बैंक अकाउंट का नंबर या नाम दो जो केवल आपके नाम में है, तो आप ऐसे अकाउंट का नाम दे दो जिसमें केवल आप ऑपरेट करते हैं, तो आपको कोई समस्या इसमें नहीं होगी। और अब लेंगे चिराग मोदी जी का सवाल। इन्होंने 1 साल पूरा होने से पहले ही जॉब चेंज कर ली थी और पीएफ का पैसा नए पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए आवेदन भी दे दिया था, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। पीएफ ऑफिस में पूछने पर उन्हें पता चला है कि उनका ट्रांसफर फॉर्म अब तक मिला नहीं है। अब वो अपना पीएफ का पैसा निकालना चाहते हैं, लेकिन पुरानी कंपनी का कहना है कि अब वो दूसरी कंपनी में काम करते हैं, इसलिए पैसा निकाल नहीं सकते हैं। क्या ये सही है? और चिराग जानना चाहते हैं कि अब अगला कदम उनका क्या होना चाहिए। चिराग जी, आपके लिए तो मैसेज यही है कि रुक जा जाने वाले रुक जा। बिल्कुल ठीक है, रुक जाओ। प्रोविडेंट फंड से पैसे मत निकालो। 1 साल केवल काम करते हुआ, और आपके लिए बेहतर यही होगा आप पैसे नहीं निकालें और ये पैसे नई कंपनी जहां पर आप काम करने जा रहे हैं वहां पर ट्रांसफर करा लें, ताकि आपको टैक्स नहीं लगेगा। पर अगर आपको जल्दी है, पैसे की रिक्वायरमेंट है पैसे की, और निकालना ही चाहते हैं, तो इस बात के लिए तैयार रहना भैया कि जो पैसे हम निकालेंगे उस पे इनकम टैक्स जरूर लगेगा। चिराग जी, आपको टैक्स देना होगा, लेकिन जरा सा रुकिए, शो देखते रहिए, क्योंकि इस ब्रेक के बाद हम लखोटिया जी से जानने वाले हैं कि प्रोविडेंट फंड के पैसे पर किस तरह से टैक्स छूट क्लेम की जा सकती है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, और आज टैक्स गुरु में हमारे टैक्स गुरु लखोटिया जी प्रोविडेंट फंड से जुड़े आपके सभी सवालों का जवाब दे रहे हैं। लखोटिया जी, आपसे समझना चाहेंगे, अगर कोई एक अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में पैसे जमा करता है तो उस कर्मचारी को टैक्स में कितनी छूट मिल सकती है? टैक्स की छूट की हो जाएगी छुट्टी, बिल्कुल छूट नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में अगर कंट्रीब्यूशन किया एम्प्लॉय ने, उस पे टैक्स छूट बिल्कुल नहीं है। ये भी हो सकता है कि वो प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट के पास तो रिकॉग्नाइज्ड है, पर आयकर कमिश्नर के पास रिकॉग्नाइज नहीं है, तो भी उसे अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड ही कहलाया जाएगा और छूट बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो यानी अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से दूर ही रहना चाहिए। वैसे एक और सवाल अनरिकग्नाइज्ड रिकग्नाइज्ड दोनों के लिए, कि क्या कोई कर्मचारी अपने कंट्रीब्यूशन के साथ साथ एम्प्लॉयर के उस पीएफ में कंट्रीब्यूशन पर भी टैक्स छूट ले सकता है? बिल्कुल नहीं, एम्प्लॉय केवल अपने कंट्रीब्यूशन पर छूट लेगा, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पर टैक्स छूट बिल्कुल नहीं मिलेगी।
और अब सीधा रुख करेंगे सवालों का। दिल्ली से रवि कुमार डे है जो प्रोविडेंट फंड विड्रॉल पर टीडीएस के बारे में जानकारी चाहते हैं। रवि जी शामिल हो रहे हैं शो में फोन लाइन के जरिए। रवि जी नमस्ते, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप लखोटिया सर से। नमस्ते लखोटिया जी, कैसे हैं? बस जी मजे में। रवि जी फरमाइए क्या है समस्या आपकी? सर एक्चुअली मैं एक प्राइवेट फर्म में काम करता था। हाँ जी। मैंने अराउंड 4 साल काम किया है। ओके। एंड मैंने नवंबर 2010 में मैंने वहां से रेजिग्नेशन दिया था। ठीक। एंड दिसंबर में मेरा पूरा फुल एंड फाइनल हो गया था। हाँ जी। देन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जैसा मैंने अप्रैल 2011 में मैंने अपना पीएफ विड्रॉल किया था। कर लिया? विड्रॉल कर लिया? हाँ जी, कर लिया हूँ। ठीक है। तो केस में था कि बिलो 5 years यदि हम पीएफ विड्रॉल करते देयर में बी सम टीडीएस डिडक्शन। हाँ जी। तो उस हिसाब से उन लोगों ने मेरा कुछ अमाउंट टीडीएस डिडक्शन कर दिया है। बट मेरा सवाल ये था कि उस फाइनेंशियल ईयर में मैंने उस कंपनी से 1 लाख के नीचे जो अमाउंट था, हाँ जी, ठीक है, वो मैंने विड्रॉल किया हूँ। तो इस केस में क्या मेरा पीएफ डिडक्शन होगा? ऐसा है, आपकी सैलरी उस कंपनी से कितनी है वो रेलेवेंट नहीं है। रेलेवेंट है आपकी टोटल इनकम ऑफ द फुल फाइनेंशियल ईयर, इसलिए टीडीएस कटा है। पर यह भी हो सकता है कि आपके जिस वर्ष की हम बात कर रहे हैं उस साल में टोटल इनकम एग्जम्पशन लिमिट से अगर कम हो और ऐसे में टीडीएस कट गया हो तो आपको रिफंड मिल जाएगा। इसलिए देखना यह है केवल कि उस पुराने वाले एम्प्लॉयर से मेरी सैलरी कितनी थी प्लस नई सैलरी या अन्य इनकम मिला के क्या फिर भी मेरी इनकम एग्जम्पशन लिमिट से कम है। अगर कम है तो चिंता न करें, रिटर्न भरेंगे आप और टीडीएस का रिफंड मिल जाएगा आपको। अब लेते जितेंद्र जी का सवाल। इन्होंने अपनी पुरानी कंपनी में 3 साल ही काम किया है और अब वो पीएफ निकालना चाहते हैं। जितेंद्र जानना चाह रहे थे कि क्या पीएफ निकालने पर टैक्स लगेगा और कितना टैक्स लगेगा, या फिर उन्हें अपने नए पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करवाना ज्यादा सही होगा। जितेंद्र जी बहुत समझदार है आपने पूरे प्रश्न पहले पूछ लिया तो आप पूरा उत्तर का लाभ ले सकते हैं। अगर आप पैसे निकाल लेते हैं आज तो इनकम टैक्स कानून के अंतर्गत शेड्यूल 4 उसके रूल 8 और 9 को अगर एक साथ पढ़ेंगे तो आप पाएंगे इस राशि पर पूरा एक्यूमुलेटेड जो बैलेंस आपको मिलेगा उस पे इनकम टैक्स लगेगा। और अगर उसको आप विड्रॉ नहीं करें और नए एम्प्लॉयर वाले पीएफ में जमा करा दें, कंटिन्यू रखें अकाउंट को, तो टैक्स बिल्कुल नहीं लगने वाला। मेरा तो सजेशन है आप विड्रॉ न करें तो ही आपके लिए बेहतर विकल्प रहेगा। यानी जितेंद्र जी ट्रांसफर करवा लीजिए पीएफ, यह है टैक्स गुरु की सलाह। बढ़ेंगे आगे। गोपाल छावर जी बिजनेसमैन है, 20 साल पहले एलआईसी की पॉलिसीज ली थी। अब हर साल एक पॉलिसी मैच्योर हो रही है, इन्हें एलआईसी से रकम मिलेगी। गोपाल हर साल 25,000 रुपए अपने पीएफ अकाउंट में डालते हैं और सोच रहे हैं कि एलआईसी से मिलने वाली रकम भी क्या पीएफ अकाउंट में ही डालें। जानना चाह रहे थे क्या ये ठीक कदम रहेगा? पहले तो गोपाल जी आपको बहुत बधाई, और आपकी जो आपका एक्शन प्लान है उससे हमारे कई दर्शक लाभान्वित भी होंगे, क्योंकि आपने इस प्रकार से प्लानिंग किया कि हर साल एक न एक इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हो रही है और ढेर सारा पैसा आपके पास आ रहा है। ये अच्छा विकल्प है। आप आने वाले समय में भी नई इंश्योरेंस पॉलिसीज भी ले सकते हैं, उनमें डाल सकते हैं, या जो मैच्योरिटी पे अमाउंट आ रही है वो आप अपने प्रोविडेंट फंड में भी जमा करा दें। कुल मिलाकर सेविंग करते रहेंगे तो रिटायरमेंट प्लानिंग हमारा ब्लिसफुल होगा डेफिनेटली। चलिए बहुत शुक्रिया लखोटिया जी। टैक्स प्लानिंग से लेकर के रिटायरमेंट प्लानिंग की सलाह आपको मिलती है सिर्फ टैक्स गुरु में। वैसे टैक्स गुरु से अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं, कोई सलाह चाहते हैं तो हमें जरूर लिखें। आप हमें एसएमएस कर सकते हैं, टीजी लिखकर स्पेस दीजिए और सवाल 51818 पर लिख दीजिए। साथ ही आप हमें tax@moneycontrol.com पर ईमेल भी कर सकते हैं, और ये पता जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है इस पर भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। याद रखें सवाल के साथ अपना नाम और फोन नंबर हमें जरूर भेजें। तो मुझे और लखोटिया जी को आज के लिए यही इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते हम दोनों फिर हाजिर रहेंगे इनकम टैक्स से जुड़े आपके सभी सवालों का जवाब लेकर, ताकि आपके लिए टैक्स बचाना और टैक्स सही ढंग से भरना आसान बन सके। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।